Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next chapter economic reforms. आज हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हैं, why we needs arise of economic reforms after independence, कि इंडिपेंडेंस के बाद हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत है, वो क्यों अराइज हुई थी, क्यों इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने पड़े। तो सबसे पहले इससे जो हमने प्रीवियस वाला चैप्टर जो स्टडी किया था उसके अंदर हमने देखा कि आवर इंडियन इकोनॉमी इज नॉट बेटर ड्यूरिंग 50 टू 90 1950 टू 1990 हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो क्या नहीं थी, बेटर नहीं थी। चाहे हम वहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर्स लें, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स लें या फिर इसको ट्रेड सेक्टर्स के अंदर लें, सभी के अंदर कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज हमें नजर आ रही थी। इसका कारण क्या था? बिकॉज आवर इंडियन इकोनॉमी अडॉप्टेड अ मिक्स्ड इकोनॉमी। हम ये भी कह सकते हैं आवर इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो कैसी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, या फिर हमने अडॉप्ट ही क्या किया था, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जहां पर क्या था कि दोनों का रोल था, पब्लिक सेक्टर का रोल भी था, प्राइवेट सेक्टर का भी रोल था। बट कारण क्या रहा कि इसके फेल होने का मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम का, कि जो पब्लिक सेक्टर था उसका कैसा रोल था, की रोल था। मेन रोल कौन प्ले करती थी? पब्लिक सेक्टर रोल प्ले करता, प्राइवेट सेक्टर्स को केवल कुछ ही इंडस्ट्रीज को हैंडओवर किया हुआ था, और पब्लिक सेक्टर केवल सोशल वेलफेयर के ऊपर ध्यान देता था, प्रॉफिट के ऊपर ध्यान नहीं दिया, और ना ही कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट हो पाया, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी क्या होती चली गई, स्टैग्नेंट इकोनॉमी में दोबारा से चेंज होती चली गई। देखो जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी में कुछ चेंजमेंट तो आया था, बट जैसे जैसे गवर्नमेंट ने अपना रोल प्ले करना स्टार्ट किया, जहां पर नॉन एसेंशियल एरियाज में भी रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिया था, तो वहां पर क्या हुआ, धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्रीज है वो कि उनके अंदर क्या आने लग गई, कमियां आने लग गई, और जो कि पब्लिक सेक्टर उससे उभर नहीं पा रहा था। तो हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया अब हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करेंगे। क्या करेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और उस टाइम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे जब प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने अपना इसके अंदर बहुत बड़ा अपना सपोर्ट दिया, योगदान दिया था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को कैसे अडॉप्ट किया जाए। अब है क्वेश्चन, रीजंस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रीजंस क्या हैं, हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों किए, सुधार क्यों किए थे, क्या कारण रहा जिस वजह से हमें ये सुधार करने की जरूरत फील हुई। जैसे फर्स्ट है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। मैंने अभी बताया था कि मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम था, जिसके अंदर 17 जो इंडस्ट्रीज थी वो किसके अंदर आती थी, पब्लिक सेक्टर के अंदर आती थी। पब्लिक सेक्टर उसको क्या करता था, कंप्लीटली रोल्ड करता था उसके ऊपर। दूसरा जो शेड्यूल बी था, वहां जो 12 इंडस्ट्रीज थी वहां पब्लिक और प्राइवेट दोनों का रोल था, बट की रोल किसका था, मेन की रोल किसका था, पब्लिक सेक्टर्स का था। तो इस कारण से धीरे धीरे क्या होता चला गया, जो पब्लिक सेक्टर है वो डिसअपॉइंटेड नजर आने लग गया, किसमें, टू रन आउट इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, मतलब फर्दर जो भी सेक्टर्स थे, मतलब कि यहाँ पुअर परफॉर्म, बहुत मतलब बेकार परफॉर्मेंस आने लग गई थी पब्लिक सेक्टर्स की। ऐसा नहीं, सभी उसके अंदर कुछ थे एंटरप्राइजेस जहां पर गवर्नमेंट की जो कंडीशन थी या परफॉर्मेंस थी बिल्कुल नेग्लिजिबल थी, जिसे क्या नहीं किया जा सकता था दोबारा से, जिससे हमें इम्प्रूव हम नहीं हो सकते थे। तो ये कारण था जिससे डिसअपॉइंटेड हुए, धीरे धीरे इंडस्ट्री डिस्टर्ब होती जा रही थी, हमारी इकोनॉमी डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी में चेंज होती जा रही थी। इसके अंदर डेप्रिशिएटेड क्योंकि ना तो फर्दर इन्वेस्टमेंट हो पाते थे, ना ही कोई डेप्रिशिएशन रिजर्व फंड था जिससे मशीनरीज को दोबारा से रिप्लेसमेंट करवाया जा सके। इस वजह से क्या था, हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने की जरूरत फील हुई। दूसरा है डेफिसिट इन बीओपी। बीओपी में भी घाटा आ रहा था। तो बीओपी के बारे में सभी जानते हो, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी कर चुके हो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीओपी? बीओपी क्या होता है? बीओपी इज एन इकोनॉमिक, बीओपी इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट्स शोइंग ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच की जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स क्या होती है, बीओपी। इट मींस बीओपी अकाउंट शो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बीओपी अकाउंट किसको शो करता है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और ये डेफिसिट होता जा रहा है। डेफिसिट का मतलब है कि पेमेंट मोर देन रिसीप्ट।
हम क्या कर रहे थे, बाहर से गुड्स ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट कराने लग गए। हमें अपने डोमेस्टिक गुड्स के ऊपर विश्वास नहीं था, जिससे हमारी क्या हुई, पेमेंट ज्यादा हुई, और जिस हमारा जो बीओपी इसमें आने लग गया, डेफिसिट हो गया। तो डेफिसिट बीओपी हुआ, इस कारण से हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म करने की जरूरत फील हुई। फिर है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशन प्रेशर का मतलब है जो महंगाई बढ़ती जा रही थी, महंगाई का इतना प्रेशर हो गया था कि महंगाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। ये माना जाता है कि केवल एक फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऐसा प्लान था जिसमें थोड़े से प्राइसेस क्या हुए थे, फॉल हुए थे, बट उस 5 ईयर प्लान के बाद जितने भी 5 ईयर प्लान बने, सभी के अंदर क्या हुए हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के सभी के प्राइसेस बढ़े हैं। और आज हम देखते भी हैं जो गुड्स आज से 30 या 40 साल पहले कितने रुपीस का आता था, सपोज वो मतलब कि 1 या 2 रुपीस का था, आज वो उसका 100 गुना हो गया। वही कमोडिटी आज 100 या 150 रुपीस में मिलते हैं। इट मींस कि 100 गुना क्या हो गई है, महंगाई हो गई है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। ये भी कारण था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने का। फिर है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो क्या होता दिखाई दे रहा था, गिरता हुआ। देखो हमारा जो मेन एम था टू सेव या फिर टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करना है, सेव करके रखना है। तो अर्न कब हो सकता था, जब हम एक्सपोर्ट करते, सेव कब था, जब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस को अपनाया जाता। तो देखो अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस को अपना भी लिया, तो लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे थे, दूसरी कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट कराते थे, तो पेमेंट करनी पड़ती थी। इट मींस कि फॉरेन एक्सचेंज हमारा सेव तो नहीं हो पाया और हम अर्न भी नहीं कर पाए, कोई भी कमोडिटी हम एक्सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि काफी कंट्रीज के साथ हमारे जो रिलेशंस थे वो अच्छे नहीं थे। हम ये भी कह सकते हैं जो हमारा जो प्रोडक्ट था उसकी जो क्वालिटी थी, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसकी क्वालिटी बेटर नहीं थी, वो कम्पीट नहीं करना चाहता। और हमारे प्रोड्यूसर्स क्या नहीं थे, थोड़े लेजी थे, और ना ही वो अपनी क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करना चाहते थे। तो इससे क्या हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कमियां स्टार्ट हो गई यानी। और दूसरा ये पता कब चला कि जब हम फॉरेन एक्सचेंज करते थे, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते, तो जो इंपोर्टेड आइटम थे ना उसकी पेमेंट 2 वीक्स के अंदर भी फाइनेंस नहीं होती थी। 2 वीक्स के अंदर भी हम क्या नहीं कर पाते थे, फाइनेंस नहीं कर पाते थे। तो ये हमारे क्या था, एक सबसे बड़ी हमके वीक पॉइंट था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिरता हुआ नजर आ रहा था। फिर है ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे ऊपर बहुत ज्यादा डेब्ट, उधार बढ़ता चला गया। हमारी गवर्नमेंट ने किससे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, दूसरी कंट्री से, वर्ल्ड बैंक से, पब्लिक से इतना ज्यादा उधार ले लिया था कि उसको अब रीपेमेंट कर पाना बहुत मुश्किल था। इस हर बार क्या बनाती, डेफिसिट बजट बनाती। हर बार डेफिसिट बजट का मतलब है हर बार एक्सपेंडिचर ज्यादा रखती थी, रिवेन्यू कम रखती, और जिसका कारण क्या बना, डेब्ट कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज होते चले गए। और जब डेब्ट इंक्रीज होते चले गए, जब उनकी इंटरेस्ट के अमाउंट पेमेंट करने के हमारे पास मनी नहीं रही, तो हमें अपनी इकोनॉमी के अंदर रिफॉर्म्स करने पड़े। फिर है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। कुछ जो हमारा मैनेजमेंट था, द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, वो कैसा था, इनएफिशिएंट, इतना सफिशिएंट नहीं था कि वो सभी इंडस्ट्रीज को स्मूथली रन आउट करवा सके। क्यों नहीं था, क्योंकि पब्लिक सेक्टर्स ने अपने केवल एसेंशियल एरियाज के अंदर ही अपने पैर नहीं फैलाए हुए थे, नॉन एसेंशियल एरियाज के अंदर भी अपने पैर फैलाए हुए थे, जिसका प्रोडक्शन या फिर हम ये कहें जिसको कंट्रोल या ऑन कौन कर सकती थी, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर कर सकता था। गवर्नमेंट ने उस सेक्टर को भी अपने अंडर रखा, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग करके रखा। तो जिससे सबसे बड़ा कारण है कि वो इनएफिशिएंसी उसकी शो हुई, वो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पा रही थी कि रिसोर्सेज को, हाउ टू यूज दी रिसोर्सेज का यूज कैसे करना है। क्यों, क्योंकि क्या हुआ, उसके पास इंडस्ट्री ज्यादा हो गई, ठीक है, सोर्स ज्यादा अवेलेबल हो गए, बट रिसोर्सेज को यूज करना नहीं आता था कि हाउ टू यूज दीज रिसोर्सेज। इसलिए भी हमें क्या करने पड़े, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने पड़े। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है क्राइसिस ऑफ 1991 फोर्स इंडिया फॉर फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम IMF एंड वर्ल्ड बैंक। अब है कि क्राइसिस, जो क्या थे, क्राइसिस थे ऑफ 1991 के जो क्राइसिस थे, फोर्स इंडिया, उन्होंने इंडिया को क्या किया, फोर्स किया, किसके लिए,
फॉर फाइनेंशियल हेल्प, कि आप क्या कीजिए, फाइनेंशियल हेल्प लीजिए, किससे, फ्रॉम IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आप हेल्प लीजिए, एंड वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक से आप फाइनेंशियली हेल्प लीजिए। तो उन लोगों ने क्या किया, इंडिया को फोर्स किया फॉर अवेलिंग द लोन, इस लोन के अवेल होने के लिए दीज इंटरनेशनल एजेंसी एक्सपेक्टेड इंडिया, इन एजेंसीज ने इंडिया से एक्सपेक्ट किया टू लिबरलाइज एंड ओपन अप द इकोनॉमी, कि वो क्या हो जाए, लिबरलाइज हो जाए एंड ओपन अप द इकोनॉमी, इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, ओपन अप होनी चाहिए, कि जितना कंट्रोल हो रहा है किसका, पब्लिक सेक्टर्स का, इतना कंट्रोल सफिशिएंट नहीं है, पब्लिक सेक्टर्स को अपने कंट्रोल को रिमूव करना चाहिए, उसे ये करना चाहिए कि जिस सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर संभाल सकता है तो उसको दे, ऐसा ना कहे कि सारे सेक्टर्स को खुद हक करके बैठ जाए और जिससे वो कुछ भी काम ना कर पाए। तो उन्होंने ये कहा कि रिमूविंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर, सबसे पहले आप ये कीजिए, जो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर आपने क्या लगाए हुए हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, उनको हटाइए, क्योंकि जब तक प्राइवेट सेक्टर के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे वो क्या नहीं कर पाएगा, अपना 100% नहीं दे पाएगा। तो जो लाइसेंसिंग था उस लाइसेंस को हटाया जाना चाहिए, जो कंसेशंस के या सब्सिडीज में उनको क्या एक कहते हैं ना स्पून टिप्स दे रखा था, उस चीज को हटाना चाहिए। क्या करना है कि इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा किसको, प्राइवेट सेक्टर्स को सौंप देना चाहिए। दूसरा कहा रिड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी एरिया, बहुत सारे एरिया जो कैसे नॉन एसेंशियल है, जरूरत नहीं है गवर्नमेंट की, उन एरियाज के ऊपर गवर्नमेंट को अपने रोल क्या कर देने चाहिए, रिड्यूस कर देने चाहिए, क्या कर देने चाहिए, रिड्यूस, जहां जरूरत नहीं है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट को वहां इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। रिमूविंग ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, और जो आपने ट्रेड के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं ना, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस पॉलिसी होनी चाहिए कि हम क्या नहीं करोगे, बाहर से इंपोर्ट नहीं कराओगे, अपनी कंट्री में ऐसा कुछ प्रोड्यूस करोगे। अरे अपनी कंट्री में जो गुड्स कॉस्टली बन रहा है, कॉस्ट उसकी ज्यादा आ रही, तो अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करने का क्या मींस बनता है, आप दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कराइए ना। आपने जो इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी थी गवर्नमेंट ने, हैवी इंपोज कर रखा था, हैवी टैरिफ टैक्स बढ़ा रखे थे, टैरिफ को इंपोज कर रखा था, वो इसको रिड्यूस कीजिए, इससे कॉस्ट बढ़ रही है, और क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही है, लोग मान नहीं रहे, तो पेमेंट ज्यादा हो रही है, पीओपी डेफिसिट में आ रहा है, ऐसा करने से हटाइए, उसको हटवाया गया। तब कोटास, जो कोटा फिक्स किए हुए कि आप कितने से ज्यादा गुड्स वहां से मंगा ही नहीं सकते, वो कोटास क्या करने चाहिए, हटाने चाहिए। तो क्या कहा IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने और वर्ल्ड बैंक ने बोला कि आप जितने भी ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हैं इनको क्या कीजिए, यहाँ से रिमूव कीजिए, तभी हम आपको क्या करेंगे, लोन देंगे। दूसरा, हम आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इंडिया इतना लिबरलाइज बनेगा और क्या करेगा, अपनी इकोनॉमी को ओपन अप इकोनॉमी, खुली हुई इकोनॉमी बनाएगा, क्लोज इकोनॉमी की तरह उसे नहीं रखेगा। क्लोज इकोनॉमी जानते हो ना, क्लोज और ओपन क्या होती है, क्लोज के अंदर केवल कौन होते हैं, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स और गवर्नमेंट। क्लोज के अंदर कौन होती है, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स एंड गवर्नमेंट, मतलब कि थर्ड फोर्थ पार्टी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो होता ही नहीं है। और जब तक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम कम्पीट नहीं करेंगे, हमारे प्रोड्यूसर्स अपने सोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। कहा कि ओपन अप इकोनॉमी बनाइए, इसके अंदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी क्या कीजिए, आप ऐड कीजिए। क्लियर हो गया। फिर है द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है वो क्या है, उसके अंदर 2 मेजर्स किए गए। 2 मेजर्स कौन कौन से थे, फर्स्ट है स्टेबलाइजेशन मेजर। कौन सा, स्टेबलाइजेशन मेजर। जो ये मेजर है, कैसा मेजर है, शॉर्ट टर्म का मेजर है। कैसा मेजर है ये, शॉर्ट टर्म मेजर है। इसका जो मेन मोटिव था कि जो भी शॉर्ट टर्म्स के, जो छोटे से टाइम स्केल के मेजरमेंट है जी किए जा सकता है, प्लीज उनको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। जिसके अंदर आता है कि जो बीओपी था, बीओपी की जो डेफिशिट आई हुई थी, इसको क्या करना है, हमें करेक्ट करना है। और इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, इन्फ्लेशन को बढ़ने नहीं देना है, ना तो महंगाई बढ़ने देनी और ना ही बीओपी को डेफिसिट में आने देना है। बीओपी सरप्लस ही होना चाहिए या फिर बीओपी बैलेंस में हो, या तो बीओपी किसमें हो, बैलेंस में हो, या फिर बीओपी सरप्लस में हो। फिर किए गए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। कौन से किए गए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। दीज रिफॉर्म्स आर रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म मेजरमेंट्स। जो ये रिफॉर्म थे ये किससे रिलेटेड थे, लॉन्ग टर्म मेजरमेंट से रिलेटेड थे। तो लॉन्ग टर्म मेजरमेंट्स कौन से हैं, लाइक इसमें ये ध्यान दिया गया कि आप अपनी इकोनॉमी की एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। इसमें मेन ये था टू इंप्रूव द इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इकोनॉमिक की
एफिशिएंसी को बढ़ाइए, क्या बढ़ाइए, इकोनॉमी की एफिशिएंसी को बढ़ाइए। और सेकंड जो स्टैग्नेशन आया हुआ है, स्टैग्नेशन फिर क्लोज इकोनॉमी को जो अपनाया हुआ है उसको ओपन अप इकोनॉमी के अंदर आप क्या कीजिए, इकोनॉमी को चेंज कीजिए, तभी क्या हो सकता है, ये रिफॉर्म फुलफिल हो सकते हैं, तभी ये पॉलिसी बन सकती है। इस पॉलिसी के अंदर टू मेजर्स हैं, स्टेबलाइजेशन मेजर एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स का ये, सॉरी 3 मार्क्स का क्वेश्चंस बनता है यहाँ से। क्लियर हो गया। जो रीजंस है, रीजंस में हमेशा 1 मार्क्स में 3 मार्क्स में क्वेश्चंस आता ही आता है, व्हाट इज द रीजंस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, की रीजंस क्या हैं। तो आपको कोई 3 रीजन, 3 में आता है तो 3 रीजंस एक्सप्लेन करने हैं, 4 मार्क्स में आता है तो 4 रीजंस आपको एक्सप्लेन करने हैं। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उसके रीजंस क्या हैं, आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक उसने एक्सपेक्ट क्या किया इंडिया से, फिर जो पॉलिसी बनाई जो कौन-कौन से मेजरमेंट किए। अब हम जब आगे स्टडी करेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे इकोनॉमिक जो प्लानिंग है, रिफॉर्म्स है, वो रिफॉर्म्स कौन-कौन से। क्लियर हो गया।